रात के 3 बजे थे। पूरे घर में अंधेरा पसरा हुआ था। सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन सरला माँ की आंख अचानक खुल गई। उन्हें तेज प्यास लगी थी। उन्होंने पास में रखा पानी का जग उठाया, लेकिन वह खाली था। हल्की आवाज में खुद से ही बुदबुदाई, लगता है आज बहू पानी का जग भरना भूल गई। धीरे धीरे चलते संगीत हुए। उन्होंने जग उठाया और रसोई की ओर बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने रसोई में कदम रखा, वहां का हाल देखकर उनका मन खराब हो गया। चारों ओर चीजें बिखरी हुई थी। गैस पर तेल की छींटें जमी हुई थी। जमीन पर सब्जी के टुकड़े गिरे हुए थे। हर तरफ गंदगी फैली थी, जैसे दिन भर काम के बाद किसी ने सफाई करना जरूरी ही नहीं समझा। सरला माँ ने गहरी सांस ली और खुद से ही कहा, अब तो ये रोज की बात हो गई है। रसोई की दुर्गंध से उन्हें घुटन महसूस हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। पहले गिलास में संगीत पानी भरा और हल्के हल्के घूंट भरने लगी। फिर अचानक उनकी नजर सिंक में पड़े बर्तनों पर पड़ी। बर्तनों में झूठा खाना तक चिपका हुआ था, जिससे तेज बदबू आ रही थी। एक पल के लिए सोचा कि छोड़ दें, लेकिन फिर उनके अंदर की माँ जाग उठी। सुबह अगर बहू उठकर देखेगी तो ताने ही मारेगी। इससे अच्छा है कि अभी ही साफ कर दूं। उन्होंने नल चलाया और बर्तन धोने लगी। ठंडे पानी से हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने सफाई जारी रखी। एक एक करके सब बर्तन धो डाले। देखते ही देखते सिंक चमकने लगा। उन्होंने अपनी कमर सीधी की और गहरी सांस ली। थकावट उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन मन को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम रसोई अब साफ हो गई थी। अब उनके पैर कांपने लगे थे। उम्र के इस पड़ाव पर इतनी देर खड़े रहना उनके लिए आसान नहीं था। फिर पानी का जग भरा और धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन दिल में फिर वही टीस थी। क्या एक माँ का जीवन सिर्फ दूसरों के लिए ही होता है क्या? कोई मेरे बारे में भी सोचेगा कमरे? उन्होंने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद कोसों दूर थी। आंसू आंखों से बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और सोचने लगी, सुबह होगी तो फिर वही सब शुरू होगा। वही ताने, वही अनदेखी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। सरला माँ रात की थकान के कारण अभी ठीक से उठ भी नहीं पाई थी कि अचानक उनकी बहू कविता कमरे में आई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने तीखे स्वर में कहा, माँ जी, आपको जरा भी शर्म नहीं है? आप इतनी गिर जाएंगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। सरला माँ उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना सुना रही? हाँ, उन्होंने धीरे से पूछा। कविता ने हाथ कमर पर रखकर तंज कसते हुए कहा, आप काम ही ऐसे करती हैं, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं कि सुबह सुबह आपके कमरे में आऊं। देखो माँ जी, मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, मुझे घुमा फिरा कर बातें करने की आदत नहीं है। सरला माँ कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कविता बीच में ही बोल पड़ी। आप रात को रसोई में गई थी, पहले ये बताओ। सरला माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसलिए। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कविता जोर जोर से चिल्लाने लगी, अंश के पापा जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ के लक्षण। और पूजा, तू भी आ जा। कविता को इस तरह चिल्लाते देख सरला माँ घबरा गई। वह घबराई हुई आवाज में बोली, बहू, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हो? कविता गुस्से से आंखें घुमाकर बोली, आने दो पहले सबको, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। कविता की तेज आवाज सुनकर उसका पति सत्यम और उसकी देवरानी पूजा अपने पति ललित के साथ तुरंत सरला माँ के कमरे में आ गए। सत्यम ने अंदर आते ही गुस्से में कहा, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? ललित भी हैरानी से कविता की तरफ देखते हुए बोला, हाँ भाभी, बताइए तो सही, माँ के कमरे में सबको क्यों बुलाया? कविता हाथ कमर पर रखकर गुस्से से बोली, तुम लोग खुद ही देख लो, मैं तो बस पूछना चाहती हूँ कि हमारी माँ जी आधी रात को चुपके से रसोई में क्या करने गई थी? सरला माँ इन आरोपों को सुनकर अचंभित रह गई। उन्होंने संयमित संगीत आवाज में कहा, मैं चुपके से नहीं गई थी बहू, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसलिए रसोई में पानी लेने गई थी। कविता ने ताने मारते हुए कहा, अरे वाह, पानी लेने गई थी या फिर मेरी रसोई में ताक झांक करने? वैसे भी पानी भरकर रखना तो मेरा काम था, आपका नहीं। और अगर जग खाली था तो दिन में क्यों नहीं देखा? सत्यम ने माथा पकड़ते हुए कहा, कविता, माँ सिर्फ पानी लेने गई थी, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? लेकिन कविता कहाँ मानने वाली थी।
उसने और भी तीखा स्वर अपनाते हुए कहा। पानी लेने गई थी तो सिर्फ पानी लेकर आती, फिर रसोई में सफाई क्यों करने लगी? यह सुनकर पूजा भी अपनी जेठानी संगीत की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बिल्कुल भाभी, पता नहीं मांझी को रात में ही सफाई करने का शौक क्यों चढ़ा। ललित जो अब तक चुप था झुंझुला कर बोला, अरे भाभी, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? माँ ने कुछ बर्तन धो दिए तो क्या गलत किया? कविता ने गुस्से से तड़प कर कहा, अगर सफाई इतनी ही अच्छी लगती है तो पूरे दिन हाथ में झाड़ू पोछा पकड़े रखा करें, लेकिन मेरी रसोई में ताक झांक ना करें। सरला माँ अपने ही बच्चों और बहुओं के इस तरह के व्यवहार से अंदर तक टूट गई। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया बहू, बस गंदगी देखकर रहा नहीं गया इसलिए बर्तन साफ कर दिया। लेकिन कविता और पूजा दोनों अपनी जिद पर अड़ी थी। वे अपनी सास की किसी भी सफाई को सुनने को तैयार नहीं थी। सत्यम और ललित एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी अपनी माँ का पक्ष नहीं लिया। सरला माँ की आंखों में दर्द साफ छलक रहा था। वह सोचने लगी, क्या सच में मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ, जहाँ मेरे हर काम को शक की नजर से देखा जाता है। कविता अभी चुप कहाँ रहने वाली थी। उसने और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सफाई की बात तो ठीक है, लेकिन मेरी रसोई में 2000 रुपए रखे थे, वो भी इन्होंने साफ कर दिए। अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस उम्र में चोरी करना क्या इन्हें शोभा देता है? कविता की इस बात ने जैसे पूरे माहौल को और जहरीला बना दिया। घर में छोटे बच्चे हैं, वे क्या सीखेंगे? माँ, मैं तो सच में तंग आ गई हूँ आपकी इन हरकतों से। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में खोसा और एक हिकारत भरी नजर से अपनी सास को देखने लगी। सरला माँ की आंखें इस अपमान को सह नहीं पाई। उनके आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते होठों से कहा, बहू, इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच तो लिया होता। मैं पैसे क्यों लूंगी? मुझे क्या करना पैसों का? ललित जो अब तक चुपचाप खड़ा था झुंझला कर बोला, अरे माँ, अगर पैसे लिए हैं तो साफ साफ बोल दो ना। क्यों सुबह सुबह इतना तमाशा करवा रही हो? सरला माँ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका अपना बेटा, जिस बेटे को पालने के लिए उसने अपनी जिंदगी खपा दी, आज वही उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। इतने में पूजा भी बोल पड़ी, मांझी, वैसे ये सब ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरला माँ की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से अपने बड़े बेटे सत्यम की ओर देखा। शायद वह कुछ कहे, लेकिन सत्यम चुपचाप उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए ना तो कोई प्यार था और ना ही कोई संगीता सहानुभूति। कविता ने गुस्से में एक लंबी सांस ली और तंज कसते हुए बोली, अब इस तरह रोने धोने से क्या होगा मांझी? सच तो यही है कि पैसे आप ही ने लिए हैं। वैसे भी इस घर में रहकर आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं, फिर भी लालच नहीं जाता। ललित ने भी सिर हिलाते हुए कहा, यह सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। माँ, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। अब तो आप सच बोल ही दीजिए। सरला माँ का दिल जैसे अंदर से टूट चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और लड़खड़ाती आवाज में बोली, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। सत्यम बेटा, क्या तू भी यही सोचता है कि मैंने पैसे लिए? सत्यम ने एक पल को अपनी माँ की तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। माँ, अगर तुमने नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहाँ? घर में तो कोई बाहर का आदमी आता नहीं है। यह शब्द सुनते ही सरला माँ को चक्कर सा आ गया। उनका सिर घूमने लगा। इस घर में जन्मे, इसी घर में अपना पूरा जीवन बिताने वाले बेटों को आज उन पर विश्वास नहीं था। वह वहीं चारपाई पर बैठ गई और धीरे से बोली, अगर तुम सब यही सोचते हो तो ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ नहीं कहूंगी। कविता ने मुंह बिचकाते हुए कहा, देख लिया, जब झूठ पकड़ा गया तो सफाई देना ही बंद कर दिया। चलो जी, अब बस करो, हमें और भी काम है। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से निकल गई। सत्यम, ललित और पूजा ने भी कोई परवाह नहीं की और वापस अपने अपने कमरों में चले गए। सरला माँ अपनी जगह पर बैठी रही। उनकी सुनी आंखों से बहते आंसू तकिए में समा गए। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में अब मेरा कोई नहीं बचा? सरला माँ को वो दिन याद आने लगा जब उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। वह अपने कमरे में तैयार हो रही थी और उनके पति कृष्ण लाल जी बार बार दरवाजे पर आकर झांक रहे थे। सरला, अब और कितना समय लगाओगी? जल्दी चलो,
कहीं ऐसा ना हो कि शादी हो जाए और हम आखिर में पहुंचे। किशन लाल जी ने हंसते हुए कहा। तो सरला जी मुस्कुराई और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, आखिर बेटे की माँ हूँ तो अच्छे से तैयार होना तो बनता ही है। कृष्ण लाल जी ने प्यार भरी नजरों से अपनी पत्नी को देखा और बोले, वैसे आज तुम उतनी ही सुंदर लग रही हो जितनी हमारी शादी के समय लग रही थी। सरला जी ने हल्का सा सिर झटकते हुए कहा। अजी रहने दीजिए, आपकी मस्ती फिर से शुरू हो गई। लेकिन उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। किशन लाल जी ने आगे बढ़कर उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और प्यार से बोले, मस्ती नहीं सरला, सच कह रहा हूँ। तुम जैसी पत्नी पाकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। उस दिन पूरे घर में खुशी का माहौल दो था। उनके बड़े बेटे सत्यम की शादी थी और पूरा परिवार हंसी ठिठोली में डूबा हुआ था। सरला माँ ने अपनी बहू के स्वागत के लिए कितनी दया पूजा की थी। हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा था ताकि बहू को कोई दिक्कत ना हो। कविता जब पहली बार दुल्हन बनकर घर आई थी तब सरला माँ ने उसे कितने प्यार से गले लगाया था और कहा था, बेटा अब से ये घर तुम्हारा है, जो भी जरूरत हो बिना झिझक बता देना। लेकिन आज वही कविता उन पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। उनके अपने ही बेटे उनकी सफाई को अनसुना कर रहे थे। यादों का यह सिलसिला इतना गहरा था कि सरला माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने तकिए को भी लिया और मन ही मन कहा, काश आज आप होते तो मुझे यूं अपनों के बीच पराया होने का एहसास न होता। सरला माँ अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, बीते दिनों की यादों में डूबी हुई। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई। नजर उठाकर देखा तो पूजा कमरे में आई और बिना कुछ कहे पास की टेबल पर चाय रख दी। हल्की आवाज में बोली, मां जी, आपकी चाय यहाँ रखी है, पी लीजिए। सरला माँ ने धीरे से सिर हिलाया और चाय की ओर देखा। कब से हल्की भाप उठ रही थी। उन्होंने फिर नजरें उठाकर पूजा से पूछा, बेटा बिस्किट नहीं है क्या? लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो पूजा वहां से जा चुकी थी। बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चली गई थी। अब तो इतना भी मायने नहीं रखता कि माँ क्या खा पी रही हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, पहले जब उनके पति किशनलाल जी थे तो उनके साथ सुबह की चाय का मजा ही अलग होता था। वो हमेशा कहते, सरला जब तक तुम मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पीती मुझे मजा नहीं आता। लेकिन आज अकेली बैठी सरला माँ के लिए वह चाय जहर के घूंट जैसी लग रही थी। उन्होंने कप को वापस टेबल पर रख दिया और धीमे धीमे उठ खड़ी हुई। कमरे के कोने में एक पुराना डिब्बा रखा था। उन्होंने उसे उठाया और चारपाई पर रख दिया। डिब्बे पर हल्की धूल जमी थी। उन्होंने उसे साफ किया। डिब्बे के अंदर कुछ पुरानी चीजें रखी थी। जी की घड़ी, उनका पुराना चश्मा, कुछ पुराने खत और कुछ सिक्के जो किशन लाल जी हमेशा अपने पास रखते थे। सरला माँ ने धीरे से उन चीजों को छुआ जैसे वे अब भी उनकी यादों से जुड़ी हुई थी। उनकी आंखें फिर भर आई। कहाँ चले गए आप? देखो अब तुम्हारी सरला कितनी अकेली हो गई है। उन्होंने धीरे से कहा और फिर चारपाई पर बैठ गई। दोपहर के 2 बजे बज रहे थे। ना तो कोई खाने के लिए पूछने आया और ना ही बेटों ने माँ के कमरे में झांकने की जरूरत समझी। भूख अब बहुत तेज लगने लगी थी। सरला माँ ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन जब कोई नहीं आया तो वह खुद ही उठकर ना चाहते हुए भी बहू कविता के पास चली गई। कविता उस समय अपने 5 साल के बेटे अंश को हलवा खिला रही थी। सरला पास जाकर बोली, बहू बहुत तेज भूख लगी है, अगर कुछ बनाया है तो दे दो। उनका इतना कहना था कि कविता ने उनकी ओर घूर कर देखा और गुस्से में बोली, मां जी, हलवा देखा नहीं कि आपको भूख लग गई? अभी तो मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ। और रसोई में चली गई। कुछ ही देर बाद वह एक छोटे कटोरे में थोड़ा सा हलवा लाकर सरला माँ की ओर बढ़ाते हुए ताने भरे लहजे में बोली, ये लो, खा लो, नहीं तो मेरे बेटे को नजर लग जाएगी।